मैं शिव प्रकाश, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, बीएचयू से मेरा पीएचडी है। मैं मेंटल हेल्थ पे सारा मेरा टॉपिक है। और हम लोग जो हमारे साथ के लोग हैं उन हम लोगों ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम हेल्थ सोसाइटी है, जिसके माध्यम से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और हमारे साथ की एक संस्था है जो बीएचयू में ओपीडी नंबर 117 में काम कर रही है, एडोलसेंट के हेल्थ पे, जिसे हम लोग पूरा नाम अगर बोले उसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एडोलसेंट हेल्थ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम लोग अभी साथिया क्लिनिक के नाम से भी इसको जाना जा रहा है। ये एडोलसेंट पीरियड में जो फिजिकल मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं उस पर काम करती है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम लोग हैं और इसके थ्रू हम लोग ये प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे थे, हम लोग ये प्रोग्राम करवा रहे हैं मेंटल हेल्थ पे। तो हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ेंगे स्पीकर के तौर पे, जैसे आप लोग के पास इंफॉर्मेशन गया होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें सौरभ कुमार सर, वो पीएचडी डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री बीएचयू से हैं और हमारे हेल्थ सोसाइटी के स्पेशल एडवाइज़र भी हैं। इसके साथ हमारे साथ संजय कुमार सिंह जी हैं, ये मोटिवेशनल काउंसलर हैं हमारे हेल्थ सोसाइटी में, मोटिवेशनल काउंसलिंग के एक्सपर्ट। बेसिकली एकेडमिक और सोशल इशू बहुत सारी होती है, तो उससे मोटिवेशन डिस्टर्ब होता है, तो उस पर ये सारी काउंसलिंग करते हैं संजय सर। इसी के साथ हमारे साथ साथिया क्लिनिक आईएमएस बीएचयू एसएस हॉस्पिटल बीएचयू से अरुण कुमार यादव जी हैं, ये वहाँ पे काउंसलर हैं, ये एक्सपर्ट है काउंसलिंग में। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुछ छात्र जो हमारे यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिसमें से रवि हैं, दिलीप हैं, आरती हैं और निधि श्री मिश्रा जी हैं। ये 4 लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं हमारे यहाँ से, और ये लोग भी कुछ टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट करेंगे 2 मिनट। तो चलिए हम लोग इस पे स्टार्ट करते हैं। और मैं अपने अगले स्पीकर सौरभ सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सर आप आए और हमारे जो भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में, उन्हें अपने टॉपिक के बारे में इंट्रोड्यूस करें। आई रिक्वेस्ट सौरभ सर, प्लीज़ ज्वाइन दिस वेबिनार। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि सर ने बताया, आज मेंटल हेल्थ डे है, तो बेसिक जो चीज़ें उन्होंने बताई मेंटल इलनेस के बारे में और इसको कंसीडर करते हुए तो कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बताया। अब मेरा जो टॉपिक है वो है सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मेंटल इलनेस। तो अभी जैसे कि ये जो है ये मुद्दा बहुत ही गरमाया, इट्स यू कैन से दैट इट्स अ बर्निंग इशू, जो ड्रग्स और ये को लेके जो अभी चल रहा है, केसेस चल रहे हैं। जैसे इससे रिलेटेड जो हमारी एक एजेंसी है जो कि इस पे रोकथाम लगाती है, जिसको एनसीबी बोलते हैं, मतलब नेशनल क्राइम ब्यूरो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका जो है वो ये काम करती है कि इसके रोकथाम के लिए काम करती है। तो जाहिर सी बात है कि मतलब इतना मतलब इसके कंट्रोल करने के लिए क्या कारण है, क्यों इतने इसको रोक है। हर एक जगह जो है इसको लेके एक्ट्स हैं, कानून बने हुए, प्रतिबंध लगा हुआ, बैन है कि इतना अमाउंट से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, चीज़ें नहीं रख सकते हैं, मतलब यूज़ नहीं कर सकते, कंजम्पशन नहीं कर सकते। तो जैसे साइकोट्रॉपिक एक्ट, नारकोटिक साइकोट्रॉपिक एक्ट, तो डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट एरिया में डिफरेंट लॉज हैं। तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ इसका जो है हार्म है, हैजार्डस है। तो वही चीज़ें जो हैं हम देखेंगे इसमें कि सब्सटेंस यूज़, जो सब्सटेंस लेते हैं किसी भी, अब सब्सटेंस क्या होता है, साइको एक्टिव सब्सटेंस जो होती है, पहले हमको वो समझना पड़ेगा। ठीक है, साइको एक्टिव सब्सटेंस या सब्सटेंस जो होती है वो होता है हमारा जो साइको एक्टिव, मतलब क्या हुआ कि जो हमारे इमोशन, थॉट
और बिहेवियर, तीन चीजों पे इम्पैक्ट करे तो उसको हम बोलते हैं साइको एक्टिव सब्सटेंस। अब हम कुछ डेटा शेयर करेंगे, मतलब देखेंगे, उससे हम जानने का कोशिश करेंगे कि ये साइको एक्टिव सब्सटेंस जो है, जिसमें क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ सकता है, हिप्नोटिक्स, जो अल्कोहल आ गया, कैनाबिनॉइड्स आ गया। कैनाबिनॉइड्स क्या हुआ, कैनाबी जैसे भांग हो गया, गांजा हो गया। ओपियाइड्स आ गया, ओपियाइड्स में आ जाता है हेरोइन, मॉर्फिन रहती है। तो अगर हम कुछ डेटा शेयर करना चाहूँगा, उसमें जैसे कि ये कि 2016 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डेटा है उसमें बताया कि द हार्मफुल यूज ऑफ अल्कोहल से जो हो रहा है 3 मिलियन डेथ हो जा रहे हैं। 0.5 million deaths are attributable to drug use. More than 70% of these deaths are related to opioids, with more than 30% of those deaths caused by overdose. ये हो रहा है। Harmful use of alcohol causes some 1.7 million deaths from non-communicable in 2016. सम 1 शराब ले रहे हैं तो उनको ये लगता है कि इससे मतलब जो इम्पैक्ट होगा, वो जो है एक अल्कोहल जो हो रही है उससे एसोसिएट करके, जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर। सब्सटेंस इंड्यूस्ड डिसऑर्डर मतलब एक सब्सटेंस लेने के कारण जो हो रहा है हम पे जो दूसरे कोमॉर्बिड कंडीशन भी डेवलप हो सकते हैं। तो जैसे इसमें क्या क्या, जैसे कि एक हम सब्सटेंस ले रहे हैं तो अल्कोहल ले रहे हैं तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकती है, हार्ट का डिजीज हो सकता है, लिवर डिजीज में जैसे लिवर सिरोसिस हो सकती है, कैंसर का प्रॉब्लम हो सकता है, सेक्सुअल फंक्शनिंग में गड़बड़ी हो सकती है, और फिर जो कैंसर में जैसे थ्रोट का कैंसर, एसोफेगस, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक अल्कोहल को हम जो प्लीजर के कारण हम ले रहे हैं, लेकिन उसका जो है आगे चल के जो है उसका इम्पैक्ट हम दे सकते हैं, हैजार्डस इम्पैक्ट देख सकते हैं। फिर अल्कोहल अकाउंटेड फॉर नियरली 3% ऑफ कॉज ऑफ डेथ्स, मतलब पूरे इंडिया में जो भी 2016 में जो डेथ हुए उसमें से 3% जो है वो अल्कोहल के कारण हो रहा है। अगर आप इंटरनेट पे चेक करेंगे तो बहुत सारा ऐसा स्टडी देखेंगे कि जिसमें सब्सटेंस लेने के कारण ढेर सारे मेंटल इलनेस, जैसे कि सर ने बताया कि डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन बीमारी के बारे में उल्लेख किया। तो अल्कोहल लगातार क्रॉनिक लेने के कारण, लगातार लेने के कारण उसमें डिप्रेसिव फीचर्स होना शुरू हो जाता है, जैसे उदासी हो जाती है, बात करना कम कर देता, काम में मन नहीं लगता, ये सब फीचर्स होने लगता है। जैसे YG किम 2020 और RJ राघवन ने स्टडी किया है, तो वो सब कुछ स्टडियां हैं जो कि शो कर रही हैं कि इनके लेने के कारण मेंटल इलनेस, कोमॉर्बिड कंडीशन डेवलप हो रही है। जो मेंटल इलनेस है जैसे एंजाइटी डेवलप हो सकती है, साइकोटिक सिम्टम्स डेवलप हो सकता है। साइकोटिक सिम्टम्स मतलब जैसे कि सर ने उल्लेख किया डिल्यूजन के बारे में, हैलुसिनेशन, मतलब फॉल्स परसेप्शन है, मतलब वहाँ पे कोई चीज है भी नहीं तब भी हमको दिखाई दे रहा है, कुछ है, स्टिमुलाई है नहीं, कुछ है नहीं, हमको आवाज सुनाई दे रहा है। तो ये सब लगातार जो लेने के कारण, लगातार लेने के कारण क्या हो सकता है, ब्लैकआउट हो सकता है। ब्लैकआउट मतलब उसको भूलने की बीमारी हो सकती है, डिलेरियम डेवलप हो सकता है। ओरिएंटेशन, डिलेरियम जो बीमारी है मतलब अल्कोहल इंड्यूस्ड डिलेरियम हो सकता है। अल्कोहल इंड्यूस्ड डिलीरियम मतलब कि उसको जो है कि ओरिएंटेशन उसका गड़बड़ हो जाएगा, उसको आसपास में क्या चीजें हैं पता नहीं चलेगी, कितना समय पूछेंगे, सुबह है तो बोलेगा शाम है, शाम है तो बोलेगा रात है, तो वो सब प्रॉब्लम होने लगती है इसको। फिर इसके साथ ही एक होता है रम फिट मतलब होता है कि जैसे इपिलेप्सी में झटका आता है ना, झटका वाली बीमारी होती, तो उसी का क्रॉनिक लेते लेते लंबे समय तक ये जो होती हैं तो उसमें झटका वाली बीमारियां भी डेवलप हो सकती हैं। अब हम पता चलेंगे कि हम जो एक नॉर्मल सा टर्म होता है एडिक्शन,
एडिक्शन, डिपेंडेंस। हम कैसे पता करेंगे कि कोई व्यक्ति जो है डिपेंडेंट है, सब्सटेंस डिपेंडेंट है? हम कैसे मतलब उसका डायग्नोस? बहुत सारे लोग जो होते हैं मिलिट्री में देखेंगे चीजें हैं, बहुत देखेंगे कि लोग लेते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति तो बीमार नहीं होता है, चीजें नहीं, उसको प्रॉब्लम नहीं होता है, तो किस कंडीशन में? तो ये जो होता है वो मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करता है हर एक लोगों की, कि उनका शरीर का किस तरह से फंक्शनिंग है, इम्यूनिटी कैसी होती है। और जो है एक डिपेंडेंस क्राइटेरिया है, हम बनाते हैं उसको, डायग्नोसिस उसके आधार पे करते हैं। तो जो पैटर्न है, पैटर्न ऑफ सब्सटेंस डिपेंडेंस है, वो होता है 4 चीजें इसमें हमको जाननी है। एक्यूट इंटॉक्सिकेशन, acute intoxication, then it is withdrawal, third is dependence syndrome and harmful use, and fifth is tolerance। ठीक है, तो एक्यूट इंटॉक्सिकेशन क्या होता है? एक्यूट इंटॉक्सिकेशन होता है कि विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, psychoactive substance, the person feels lower in consciousness, cognitive problem, perception, develops problem in perception। मतलब क्या है कि उसको आप देखेंगे कि कोई नशा लेता है, शराब लेता है या ज्यादा वो रहता है, तो उसको देखेंगे कि वो लड़खड़ा के चल रहा है, वो जो होती है उसके ओरिएंटेशन गड़बड़ हो जाती है। परसेप्शन क्या होता है? इल्यूजनरी, इल्यूजन हो जाता है। इल्यूजन मतलब क्या होता है कि परसेप्शन मतलब कि आप देख रहे हैं चीज को, अनुभव कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो होती है फॉल्टी पैटर्न हो जाती है, वो ठीक तरह से परसीव नहीं कर पाता है चीजों को। यहाँ पे क्या रखा हुआ, पेन रखा हुआ है तो उसे लकड़ी लगेगा, तो ये क्या होगा कि ये इल्यूजन होता है। तो उसके मतलब क्या है कि कॉग्निशन में प्रॉब्लम होता है। अब कॉग्निशन टर्म जो होता है बड़ी वाइड होता है, इसमें सभी चीजें आ जाएंगी। थॉट है, थिंकिंग लेवल पे, जजमेंट लेवल पे, ओरिएंटेशन लेवल पे, ये सब चीजों पे प्रॉब्लम होने लगता है। फिर विड्रॉल स्टेट दूसरा होता है, विड्रॉल स्टेट। विड्रॉल स्टेट क्या होता है? विड्रॉल मतलब किसी चीज को रोक देना। तो जैसे कि सब्सटेंस हम ले रहे हैं, कोई भी अल्कोहल ले रहे हैं, गांजा ले रहे हैं, अफीम ले रहे हैं, हेरोइन ले रहे हैं, मॉर्फिन ले रहे हैं, सेडेटिव्स ले रहे हैं, तो अचानक हमने उसका इनटेक रोक दिया। वी यूज टू सीज द इनटेक ऑफ द डोजेज, देन व्हाट डज इट हैपन? it creates the problem in the, जैसे अल्कोहल का इंटेक हम रोकते हैं तो हमें क्या होने लगता है? नौशिया होने लगता है, मतलब सर घूमना, वोमिटिंग होती है, उल्टी आना, सर में दर्द होना, ये सब, पीठ में दर्द होना, ये सब जो कभी कभी झटका आ जाना, बेहोश हो जाना, ये सब चीजें होने लगती है। ओपियाइड्स आप देखेंगे, भांग, गांजा, उसमें मसल्स में प्रॉब्लम होने लगती है, मसल में पेन होने लगती है। तो हर एक का जो है प्रॉब्लम, क्रैम्प होने लगता है, हर एक सब्सटेंस का अलग अलग विड्रॉल सिम्टम्स होता है। फिर इसके बाद जो होता है डिपेंडेंस सिंड्रोम एक होता है। डिपेंडेंस फिजियोलॉजिकल, और इसमें क्या है? स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड सेंस ऑफ कंपल्सन, डिफिकल्टी इन कंट्रोलिंग सब्सटेंस टेकिंग बिहेवियर। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर, हमको क्रेविंग होती है। क्रेविंग का मतलब क्या है कि जैसे समुद्र में लहर आता और चला जाता है, आता और चला, तो कोई भी चीज को जो होती है हमको लोलुपता होती है। मतलब कि जब हम लेते हैं तो हम फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो जब तक हमको मिलेगा नहीं तब तक हमको संतुष्टि नहीं मिलती। फिर इसी तरह से होती है टॉलरेंस। टॉलरेंस टर्म का मतलब है कि सहने का शक्ति। टॉलरेंस जो चौथा जो है उसमें क्या है कि इंक्रीज इन द डोजेस टू कंप्लीट द डिजायर्ड इफेक्ट। जो जैसे कि हम कॉफी लेते थे पहले, तो एक कप, जैसे कि तैयारी कर रहे हैं कुछ एग्जाम, रात में जगना है, तो पहले हमको क्या होता था कि एक कप कॉफी लिए तो उसमें हमको जो होती थी नींद मेरी नहीं आती थी, प्रॉब्लम नहीं होता था कोई। लेकिन अब क्या है कि हमको जो हो रहा है संतुष्टि नहीं मिल रहा है, 2 चाहिए, 3 चाहिए। इसी तरह से हमको क्या होता था कि खाना खाते थे, चॉकलेट खाने का आदत था, कुछ भी कोक पीने का आदत था,
तो पहले क्या था कि एक कोक पी लेते थे तो हमको संतुष्टि मिल जाती थी, लेकिन अब क्या है, एक चॉकलेट खा लेते थे तो संतुष्टि मिल जाती, एक मिठाई खा लेते थे तो संतुष्टि मिल जाती, लेकिन अब क्या, हमको दो चाहिए, तीन चाहिए, ऐसे ही बढ़ता गया। तो ये क्या हो गया, ये टॉलरेंस, हमारा जो डिजायर्ड इफेक्ट, जिसमें हमको संतुष्टि मिल जाती थी जितने उसमें, उतना में नहीं मिलता है। तो अब ये जो है पेग बढ़ने लगता है। जैसे अल्कोहल में जो है पहले एक पेग होता था, उसमें संतुष्टि मिल जाती थी, अब जो हो रहा है दो पेग, तीन पेग, चार पेग, ऐसे जो हो रहा है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसमें ये जो होता है इसको हम बोलते हैं टॉलरेंस। फिर जो होती है, एक होता है हार्मफुल यूज। हार्मफुल यूज में मतलब है कि हम इससे जान रहे हैं कि इससे प्रॉब्लम होगा, लीवर का प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, फिजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्पाइट ऑफ इट द पर्सन नेग्लेक्ट एवरीथिंग एंड वांट्स टू एंजॉय द सब्सटेंस। तो and there is also a sixth criteria is that the person is so much absorbed in taking substance behavior, in taking substance or substance doing behavior, that he neglects everything, every worthful work in his life. तो जब ये चीजें होने लगेंगी, और सम टाइम इन द प्रीवियस ईयर, मतलब इन 12 मंथ में कभी भी इस तरह के प्रॉब्लम होने लगती, और कहीं ऐसे जो तीन जो सिम्टम्स हैं, तीन जो क्राइटेरिया वो फॉलो करते हैं, अगर तीन से ज्यादा है, तो अगर एक महीने तक ये चीज फुलफिल करते हैं, तो हम बोलेंगे द पर्सन इज साइको एक्टिव सब्सटेंस डिपेंडेंट। ये क्राइटेरिया तब बनाया जाता है। अब जो चीजें हैं कि अब इनका जो होता है कि हम प्रॉब्लम किस में होता है, तो प्रॉब्लम होता है इनका मोटिवेशन लेवल पे। मोटिवेशन लेवल पे ये होता है कि इसमें जो होती हैं कि इनको तैयार करना पड़ता है, कि बहुत सारे जो लोग हैं इसमें होते हैं प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, प्रिपरेशन, एक्शन और मेंटेनेंस फेज होता है। तो प्री कंटेम्पलेशन में ऐसा व्यक्ति होता है, वो छोड़ना ही नहीं चाहता, वो मतलब उसको बोलता है कि मेरा जो बिहेवियर है वो एप्रोप्रिएट है। सेकेंड जो होता है कॉन्टेम्पलेशन होता है, इसमें क्या होता है कि एम्बिवैलेंस होता है, मतलब कंफ्यूजन, हम छोड़े कि नहीं छोड़े, छोड़े कि नहीं, देयर इज गुड साइड और बैड साइड बोथ। बैड साइड उसको क्या हो रहा है कि उसको लग रहा है कि जब हम जा रहे हैं तो एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन गुड साइड वो है कि उसको जो होती है कि जब कोई प्रॉब्लम होता है, चीजें होती हैं, पेन होता है उसको, तो उसने नशा ले लेता है तो उसको शांति मिल जाती है। तो ये जो होता है उसका गुड साइड होता है। तो इसके कारण जो होता है वो कंफ्यूजन स्टेज में रहता है। देन प्रिपरेशन स्टेज, तो इसमें जो बंदा है वो अपने में, आदमी है वो अपने में चेंज करना चाहता है, तो वो इसके लिए काम करना शुरू करता है, और वो सोचता है, प्लानिंग करता है, और एक्शन वाला जो है वो रिस्पॉन्स करता है, वो एक्शन लेता है। और मेंटेनेंस, अगर इसको बनाए रखता है वो चीजें, तो फिर उसको हम मेंटेनेंस फेज बोलते हैं। अब हम आते हैं कि इसको प्रॉब्लम को जो है इसको मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के लिए जो इसका जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे है, फैमिली लेवल पे है, कम्युनिटी लेवल पे है। इंडिविजुअल लेवल पे आप देखेंगे कि जैसे कि मोटिवेशनल इनहेंसमेंट थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो होती है, हम लोग जैसे कि आपको शुरू में ही बताया कि साइको एक्टिव सब्सटेंस से जो होती हैं वो थॉट लेवल पे, इमोशन लेवल पे और बिहेवियर लेवल पे होती है। तो हम इसका जो सॉर्ट आउट करते हैं वो बिहेवियर लेवल पे और थॉट लेवल पे करते हैं। तो cognitive behavior therapy is a form of therapy or the psychotherapy utilized for modifying the cognitive distortion present in the client। मतलब cognitive के सोच में जो ये सोच में परिवर्तन लाना है। कभी कभी ये सोच होता है कि अब हम कर ही नहीं सकते हैं, मेरा मतलब निगेटिविटी भर जाता है उसमें,
कि जैसे कि विड्रॉल सिम्टम हो गया, विड्रॉल आया, उनको परेशानियां होने लगे, वो छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन वो उनको परेशानियां, उल्टी हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, ढेर सारा फिजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, तब उनके में निगेटिविटी बढ़ जाती है कि हम तो कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे फिर जो होती है उनको कोपिंग स्किल सिखाया जाता है फिजिकली, और जैसे इसमें प्रॉब्लम होता है सबसे ज़्यादा वो पीयर प्रेशर का होता है। तो यहाँ पे उसको क्या बताना है, रिफ्यूजल स्किल, कैसे हम मना करें, how to say no to your peer group who always influence you to take substance। तो यहाँ पे इनको रिफ्यूजल स्किल बतानी है। फिर होता है कोपिंग मैकेनिज्म बताना होता है। तो इसमें दो होती हैं, एक एवर्सन थेरेपी होती है और कोवर्ट सेंसिटाइजेशन और एवर्स सेंसिटाइजेशन होता है, एवर्सन सेंसिटाइजेशन। तो एवर्सन थेरेपी में क्या होता है कि जो भी जैसा कि जो कि यहाँ पे सोशल वर्क के स्टूडेंट है तो वो जानते होंगे कि कंडीशनिंग के बारे में पढ़ा होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग। उसमें जो पावलोव ने दिया था, तो उसमें जो हम कंडीशनिंग के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे भी जो एवर्सन थेरेपी में जो है कि उसको जो होती है ऐसी नॉस्ट्रियस कंडीशन उनको दिया जाता है, निगेटिव कंडीशन दिया जाता है, जैसे सब्सटेंस जो है उसमें कुछ मिला के उनको दिया जाए, तो उसको उनसे क्या होगा, डिटेस्ट होने लगेगा, मतलब उससे दूर करना चाहेंगे। फिर कभी कभी जो होते हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि वो इससे दूर होना शुरू करेंगे। वही जो कोवर्ट सेंसिटाइजेशन में होता है, उनको इमेजिन करने का लिए बताया जाता है कि आप अगर ये सब्सटेंस लोगे तो आपको ये प्रॉब्लम होगा, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक का उनको एक्सपीरियंस याद कराया जाएगा। कोई भी उसमें जो सब्सटेंस में कोई भी ऐसा कोई दवाई मिला देंगे, चीज मिला देंगे जिससे उनको वोमिटिंग टाइप की होगी, चीजें होगी। फिर दूसरा है मोटिवेशनल इन्हांसमेंट थेरेपी। मोटिवेशनल इन्हांसमेंट थेरेपी में हम यही चीज़ें करते हैं कि उनको प्री कंटेम्पलेशन जो स्टेज है उसको रिफ्लेक्टिव लिसनिंग के लिए, जो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग के थ्रू ये कन्फ्रंट एक होता है डायरेक्टिव अप्रोच और नॉन डायरेक्टिव अप्रोच। तो डायरेक्टिव अप्रोच है कि उनको जो होता है प्रेरित करना है, और क्योंकि इसमें मोटिवेशन कम होता है तो रिफ्लेक्टिव लिसनिंग के थ्रू हम उनको कन्विंस करते हैं। उनको प्री कंटेम्पलेशन से है, कंटेम्पलेशन स्टेज से एक्शन और मेंटेनेंस फेज के लिए उनको लगातार मोटिवेट करते हैं। फिर इसमें होता है एक रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम होता है, तो उसमें देखा जाता है कि व्यक्ति जो होता है वो छोड़ना चाहता है, लेकिन वो बार बार जो होता है ट्रिगर फैक्टर है कि अरे आज पार्टी है तो हम ले लेते हैं, अरे आज कभी दुख का सिचुएशन होता है तब ले लेते हैं, तो उनको वो सब हैंडल करना सिखाते हैं। फिर इसी में एक 12 स्टेप प्रोग्राम होता है, अल्कोहलिक एनोनिमस, नार्कोटिक एनोनिमस। तो उनमें जो एक तरह के ग्रुप जो सब्सटेंस लेते हैं उनको एक साथ बैठाया जाता है, तो उसमें उनमें ये कॉन्फिडेंस आता है कि आई एम नॉट एलोन विद दिस प्रॉब्लम इन द वर्ल्ड, एंड पीपल विद सेम अप्रोच हैव बीन ज्वाइनिंग विद मी एंड दे शेयर इट। तो इससे क्या होता है कि उसमें ग्रुप फीलिंग आती है, तो कॉमननेस होता है, तो वो जो प्रॉब्लम, तो इससे क्या होती है उनकी एंजाइटी कम होती है, ये सब प्रॉब्लम कम होता है। फिर इसी में एक निकोटीन करके आता है, उससे कम करते हैं। फिर कंटीजेंसी और फैमिली थेरेपी एक होती है। फैमिली थेरेपी जो होती है, फैमिली लेवल पे जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, एक्सप्रेस्ड इमोशन, तो इसमें क्या है कि ज़्यादातर देखा गया है जो सब्सटेंस प्रॉब्लम वाले घर में हो वहाँ पे उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, तो इससे जो मोरालिटी प्रिंसिपल पे आप काम नहीं चलता। ये जो है ये डिजीज है, ये साइंटिफिकली तो उनको जो है एक्सप्रेस्ड इमोशन, क्रिटिकल कमेंट नहीं करना है, उनको प्रोत्साहित करना है। इसी तरह से कपल थेरेपी, मैरिटल थेरेपी, जो कपल प्रॉब्लम है, तो ये जो चीजें हैं ये इंडिविजुअल और सोसाइटी लेवल पे, क्लिनिकल लेवल पे काम है। सरकार जो होती है, अब सरकार कम्युनिटी लेवल पे जो सरकार पॉलिसी बनाती है, जैसे कि अब देखिए कि बिहार में ही है,
अल्कोहल और ये सब्सटेंस अल्कोहल पे जो है बैन किया गया है, चीज़ें हैं गुजरात में आपका शुरू से ही है। तो उस तरह से जो है सरकार अपने लेवल पे जैसे इसका जो है प्राइस में जो है हाइप कर दे, तो इससे क्या होगा कि जो होगा सब्सटेंस में जो है इनटेक में जो है कमी होगा। ठीक है, इसी के साथ मैं एंड कर रहा हूँ अपना। ओके, थैंक यू सौरभ सर। पहले तो मैं सर को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे इस वेबिनार को सक्सेसफुल बनाने में सर आपका बहुत बड़ा योगदान है, आप इसमें कनेक्टेड हैं। यस सर, मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ सर बीचू से ही। और सर मेरा सर स्पेशलाइजेशन है सर मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्क सर। और सर आज सर जो वेबिनार में सर जो सीखने को मिला सर आज बहुत मेरे लिए बेनिफिशियल रहा है। और मतलब काफ़ी सर इसके बारे में जानने को मिला मुझे। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम श्रद्धा मिश्रा, बीपीटी सेकेंड ईयर से हूँ, BHU से। सर अभी आज का वेबिनार भी बहुत अच्छा था।